वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह। बच्चों, हम लोग करेंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जर्नल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर। तो मेन पॉइंट आप किस तरीके से लिखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है क्या करता है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। क्यों? एग्रीकल्चर को ट्रैक्टर वगैरह, ट्रॉली वगैरह और बहुत सारे जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स होते हैं वो और जो ट्यूबवेल्स वगैरह लगते हैं, पीवीसी पाइप वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो सभी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। ये पहले के टाइम पे सभी लोग एग्रीकल्चर में ही काम करते थे मोस्टली, लेकिन अभी जब इंडस्ट्रीज फैक्ट्री सेटअप हुई हैं अलग अलग जगह पे तो बहुत सारे लोग वहां पे भी जॉब करने लगे हैं। तो ये लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है या फिर एम्प्लॉयमेंट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पे बैकवर्ड एरिया, जहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है, अगर वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जाती है तो वहाँ के लोगों को जॉब मिलती है, तो ये इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फॉरेन एक्सचेंज, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्रीज में से बना हुआ माल विदेश में जाता है और वहां से हम जब उस सामान को बेचते हैं तो वहां से हम डॉलर लेके आते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो विदेश की मुद्रा है वो लेकर आने में मदद करता है एंड ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देता है। ठीक है बच्चा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक साथ चलते हैं, बिल्कुल एक साथ चलते हैं। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? क्योंकि देखो, जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन से कपड़ा बनता है और कपड़ा इंडस्ट्रीज में बनता है। तो कॉटन कौन प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है, यानी कि एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को। अब वुड है, ठीक है, उससे पेपर बनता है तो पेपर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। सिल्क है, ये भी हमें वहीं से मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं तो उसके लिए जो स्वीट्स वगैरह बनती हैं तो वो भी आप कह सकते हैं कि हमें वहाँ से मिलता है। बिस्किट इंडस्ट्री वगैरह को वीट वगैरह चाहिए होता है, ब्रेड वगैरह के लिए वीट वगैरह, गेहूँ वगैरह चाहिए होता है। तो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर को? इंडस्ट्री टूल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आप इसको लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री साथ साथ चलते हैं क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को। अब इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? इंडस्ट्री जैसे कि शुगर, टेक्सटाइल जो है डिपेंड होती हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उन पे। ठीक है, एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं लाइक फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन पंप, पीवीसी पाइप, ट्रैक्टर्स, टूल्स क्या करते हैं? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करते हैं और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, पैदावार को बढ़ाते हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमें ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे फार्मर अपना जो भी उनका प्रोडक्ट उगता है, अगर गेहूं उगाया है, गन्ना उगाया है, चावल उगाया है, वो मार्केट तक पहुंचा पाता है। तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एक दूसरे के पूरक हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे। ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट द कंट्रीब्यूशन एंड प्रेजेंट ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी। अब आपको बताना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है? सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करता है। और हमारी नेशनल इकोनॉमी में इसका क्या रोल है? तो ध्यान रखेंगे कि 17% ऑफ हमारी जीडीपी का, मतलब 17% जो जीडीपी का हिस्सा है वो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मिलता है। ठीक है, अगर हम एनुअल ग्रोथ देखें तो अभी काफ़ी लास्ट 10 सालों से अगर हम बात करें तो 7% चल रहा है, लेकिन 2003 के बाद इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है जो कि 9 से 10% रहा है। हमारी डिजायर्ड जो नेक्स्ट डेकेड के लिए जो है वो है 12%। ठीक है ना। अब ये वाला पूछा गया था कि सजेस्ट मेजर्स टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? तो पॉलिसी इंटरवेंशन होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, रिन्यूड एफर्ट बाय द इंडस्ट्री टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, लिस्ट द मेजर फैक्टर। आप लोगों को मालूम है कि जब भी कोई पर्सन इंडस्ट्री लगाता है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, और एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है फैक्ट्री की लोकेशन के लिए, क्या? की डिसीजन। ठीक है ना, कि भाई लीस्ट कॉस्ट होना चाहिए, लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ ना अपनी कंपनी में तो उसकी लागत कम होनी चाहिए, तभी वो मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे पाएगी। तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि रॉ मटेरियल जो है सस्ता मिल जाए और आसपास में ही मिल जाए, बहुत दूर से ट्रेवल ना करना पड़े, लेबर हमें सस्ता मिल जाए। ठीक है ना, जो मजदूर वगैरह है अगर सस्ते मिल जाएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। भाई वहाँ पे एक एरिया में आपने कंपनी लगा ली है और अगर वहाँ पे बिजली नहीं आती और आपका बहुत ज़्यादा बिजली का काम है तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैपिटल यानी कि जब आप कितनी कैपिटल उसमें लगाओगे,
ये भी ध्यान रखना पड़ता है। और सारे अदर फैक्टर हैं कि भाई आपकी जिस एरिया में आप लगा रहे हो वहाँ आपको आपकी कंपनी का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है कि नहीं। तो ये कई सारी चीज़ें आप अपनी फैक्ट्री लगाने से पहले सोचते हो। द की टू डिसीजन ऑफ अ फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। की जो है वो है लीस्ट कॉस्ट, यानी कि आपके पैसे कम लगने चाहिए तभी प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन? इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन में क्या मतलब रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप क्या है बच्चा? अ, जैसे ही कोई फैक्ट्री सेटअप होना स्टार्ट होती है तो लोग काम करने के लिए वहां आते हैं। फिर उनको लगता है कि अपने घरों में दूर गांव में हम ट्रैवल करके जाएंगे, बजाय कि हम यहीं पे रूम किराए पे ले लेते हैं और हम बड़ा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, घर वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि शहरीकरण होना स्टार्ट हो जाता है, अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सी इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपनी सिटी में ही इंडस्ट्री लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि सिटी में बैंकिंग की सुविधा होती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती है, लेबर की सुविधा होती है, बहुत सारी चीज़ों की सुविधा होती है। तो लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। जैसे ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मेन इंडस्ट्री मेक यूज ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ठीक है, अब जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत ही यूनिक पोजीशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो ऐसा क्यों है? पहली बात तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, यानी कि जितना भी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है, उसका 14% जो आता है, ठीक है, वो हमारा टेक्सटाइल से आता है। ओके, ये बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। और जो हमारा टेक्सटाइल प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा विदेशों में उसकी डिमांड है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके लेकर आता है। हमारे जीडीपी का ये 4% है, कह सकते हो, क्योंकि 17% अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है जीडीपी को, तो उसमें से 4% तो हमारा जो ये है टेक्सटाइल वही प्रोवाइड कर रहा है। और भी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेल्फ रिलायंट है, यानी कि इसके लिए, इसको बनाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहीं बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। वो अपने ही देश में सारा सामान मिल जाता है, कॉटन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो ये सेल्फ रिलायंट भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द स्टेजेस ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। स्टेजेस की बात अगर हम करें तो ये पूछ रहा है कि जैसे एंशियंट टाइम में क्या था, कॉटन टेक्सटाइल्स जो थी वो हाथ से काती जाती थी, हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वेविंग टेक्निक से होती थी। फिर 18th सेंचुरी में पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीनें आने लगी। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कॉलोनियल पीरियड, यानी कि जब ब्रिटेन आए, यानी कि जब अंग्रेजों का राज हुआ हमारे ऊपर, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया, उस टाइम पे जो मशीनों से बना हुआ कपड़ा था उसके साथ जो है ये टेक्सटाइल जो हैंडमेड प्रोडक्ट होते थे ये compete नहीं कर पाए। तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमारी जो इंडस्ट्री थी वो पिछड़ गई थी। टुडे देयर आर नियरली, आज के टाइम अगर हम बात कर ले तो 1600 कॉटन ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स हैं जो वर्क कर रही हैं। तो ये आप कह सकते हैं, देखो हमने स्टार्ट किया था एंशियंट से कि हाथ से बनता था, फिर पावर लूम्स आए, फिर हमने देखा कि कॉलोनियल के टाइम पे हमारे हम थोड़ा पिछड़े, लेकिन आज के टाइम पे हम ठीक कर रहे हैं। बट सम अगर इसके ड्रॉबैक पूछे जाएंगे तो उसमें आप बता सकते हो कि भाई टेक्नोलॉजी उतनी अपग्रेडेड नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो फर्दर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।